CH6 टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। रवि बियर उठाते हुए कहता है कि अच्छा ये बात है, मैं कुछ प्रॉपर्टी डीलरों को जानता हूं, क्यों ना तुम मेरे घर आओ, वही मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा। देवेश थोड़ा अपनी आंख सिकोड़ते हुए कहता है कि तुम मेरे और मेरे काम के बारे में चिंता मत करो। मैं इस समय ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम कैबर कंपनी में कर रहा हूं और मैं इस समय भी काम कर रहा हूं, तो मैं आज रात ड्रिंक नहीं कर सकता। तभी वहां एक वेटर दौड़ते हुए आता है और चिल्लाकर कहता है, सुनो, नीचे खड़ी जैग्यूर एफ कार किस कस्टमर का है? देवेश तुरंत मुड़कर कहता है कि क्या हुआ जैग्यूर के साथ? कुछ लोग छज्जे से नीचे देखकर बातें कर रहे थे। एक बोला, क्या बात है यार, ये तो सच में जैग्यूर एफ स्पोर्ट कार पार्क है। दूसरा कहता है कि ऐसा लगता है कि ये 80 करोड़ से ऊपर की कार है, सुपर रिच लोग ही इस तरह की महंगी कार को खरीद सकते हैं। वेटर कहता है कि वो कार दूसरे कारों का रास्ता ब्लॉक किए हुए और मैं उसके मालिक को बताना चाहता हूं कि अपनी कार को साइड में लगा दे। रवि के बगल बैठा हुआ दूसरा लड़का देवेश को देखकर कहता है कि अबे फटीचर, लोग जैग्यूर की बात कर रहे हैं, तेरी टूटी खटारा की नहीं, कभी देखी भी है, तू क्यों पूछ रहा है? वैसे भी तेरी खटारा को क्यों ही लोग देखेंगे? देवेश मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, वैसे वो जैग्यूर कार मेरी ही है, तो ऑफ कोर्स मैं ही उसके बारे में पूछूंगा। और उन सभी को उस कार की चमचमाती चाबी को दिखाता है। देवेश के हाथ में जैग्यूर कार की चाबी को देखकर वहां सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं और रवि तुरंत ही देवेश के पास आकर कहता है कि क्या सच में? क्या तुम अनाथ नहीं हो? तुम कहां से एक स्पोर्ट कार खरीदने के लिए इतना पैसा पा गए? इस बार रवि की आंखों में वो घमंड नहीं दिख रहा था जो अभी कुछ देर पहले दिख रहा था, अब तो उसकी आंखों में बस लालच दिख रहा था। देवेश थोड़ा गुस्से में कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या एक अनाथ के पास पैसे नहीं हो सकते? क्या ही लालची लोमड़ी की आंख है? देवेश वहां से मुड़ता है और सबसे कहता है कि मैं नहीं सोचता कि मुझे दोबारा रात का खाना खाना चाहिए, मैं पहले ही खा चुका हूं। और वो फिर श्वेता की तरफ मुड़ता है और कहता है कि श्वेता, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। अब भला कोई एक लग्जरी स्पोर्ट कार का मजा क्यों नहीं लेना चाहेगा? श्वेता तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और वो सभी से कहती है कि माफ कीजिएगा सभी, मैं अब चलती हूं। दोनों जाने लगते हैं, तभी पीछे से एक आवाज आती है, जरा रुको। देवेश रुक जाता है, तभी रवि उसके पास तेजी से आता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और एक झूठी हंसी हंसते हुए कहता है कि बड़े भाई यार, इतना जल्दी मत करो, ये बस हम जैसे छोटे लोगों का देखने का नजरिया है, प्लीज मेरे साथ आकर बैठ जाओ। मैं पहले तुम्हारे बारे में गलत था, मुझे माफ कर दो। देवेश उससे अपने हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, अब तो तुम डायरेक्टर बनने जा रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम लोग मुझसे दूर रहो। देवेश वहां से श्वेता को लेकर बाहर चला जाता है और रवि उन्हें जाते देखता और पछताता रह जाता है। तभी एक लड़की पीछे से कहती है कि कैसे लोग हैं ये, अभी कुछ देर पहले ही उसकी इंसल्ट कर रहे थे और अब उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। रवि यह सुनकर सोचने लगता है कि कहां जाकर वो मून 6 मॉडल दिखा सकती है। देवेश को वही डिमांड करते देख मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो ये सोच रही थी कि ये घड़ी शायद लग्जरी ना होकर एवरेज ही हो, लेकिन इसका उल्टा वो घड़ी कुछ ज्यादा ही लग्जरी निकली। देवेश की बातों को सुन वहां पूरे वॉच स्टोर में शांति छा जाती है और वहां के मैनेजर और स्टाफ मेंबर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सल्स गल चौंकते हुए कहती है कि क्या कहा आपने सर? आप पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल वॉच खरीदना चाहते हैं? देवेश उन्हें अपना सुप्रीम क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहता है कि क्या ये संभव नहीं है? मैनेजर और सभी स्टाफ मेंबर देवेश के पीछे मधुमक्खी की तरह छा जाते हैं और कहते हैं कि अरे सर, बिल्कुल पॉसिबल है, हम दे सकते हैं। वॉच स्टोर का मैनेजर कहता है कि लेकिन सर, ये घड़ी यहाँ इस स्टोर में नहीं है और हमें इसे स्विट्जरलैंड से मंगाने की जरूरत है। जब ये घड़ी वहां से आएगी तो मैं खुद पर्सनली आपके घर तक डिलीवर करूंगा। पहले तो देवेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर कुछ समझ आया तो वो शांत हो गया। मुस्कान उस मैनेजर से बोल पड़ती है कि आपका इतना बड़ा स्टोर है तो फिर वो आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया? जिस पर वो मैनेजर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मिस, दरअसल बात यह है कि इस दुनिया में इस मॉडल की घड़ी केवल 10 ही है और सभी स्विट्जरलैंड में ही है। जब कोई इसे ऑर्डर करता है तो वो वहां से उसे डिलीवर कर देते हैं, इसलिए ये घड़ी हमारे स्टोर में नहीं है। मुस्कान मैनेजर की बातों को सुनकर कहती है, ओ अच्छा, मैं समझ गई। देवेश उन्हें 5 करोड़ का पेमेंट उसी वक्त कर देता है। उसे पेमेंट पूरा करते देख वहां सभी लोग और चौंक जाते हैं। आमतौर पर लोग महंगी घड़ी खरीदते हैं तो केवल कुछ ही पैसे पे करते हैं और बाकी का घड़ी के मिलने के बाद करते हैं। मैनेजर देवेश को वीवीआईपी कार्ड देता है और कहता है कि दोबारा जरूर से आइएगा सर।
बाहर बगल के वॉच स्टोरों को जब इस बार में पता चलता है तो वे सब भागते हुए वहां आने लगते हैं। एक सेल्स गर्ल कहती है, अरे तुमने सुना क्या? किसी ने 5 करोड़ रू की वॉच खरीदी है। उन भागने वाले लोगों में प्रिया भी थी। वो कहती है कि इस स्टोर में? हाँ, तो जरूर वो पाटेक फिलिप की सनमून 6th मॉडल रही होगी। क्या सच में वही है? उनमें से एक सेल्समैन ने कहा, अरे चलो चलो देखें कि वो आदमी है कितना अमीर। सभी लोग बाहर स्टोर के खड़े होकर देवेश और मुस्कान को देखने लगते हैं। एक लड़की कहती है कि वाओ, ये तो बहुत हैंडसम है और यंग है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता है। उसके बगल का लड़का उसके सिर पर मारते हुए कहता है कि दिन में सपने मत देखो। तभी प्रिया जब उन दोनों को देखती है तो उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया था कि उसमें एक क्रिकेट की बाल आ सकती थी, और कहती है कि क्या ये दोनों? ये नहीं हो सकता है। देवेश और मुस्कान बाहर आ जाते हैं और मुस्कान अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। प्रिया सभी को हटाते हुए उन दोनों के पास आती है और कहती है कि सर, हमारे पास भी हमारे स्टोर में बहुत सारे नए मॉडल की वॉच है, क्यों ना आप हमारे स्टोर में आए? देवेश उससे डरावना चेहरा बनाते हुए कहता है कि जरूरत नहीं है मेरे जैसे गरीब को आपके लेवल की सर्विस की। ये कहकर देवेश मुस्कान को लेकर चला जाता है। प्रिया चिल्लाते ही रह जाती है कि सर मत जाइए, मैं गलत थी। प्रिया वहीं बैठ जाती है और रोते हुए ही अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि मैंने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया, मैंने इतना बड़ा कमीशन गवा दिया। इधर मुस्कान के लाइव स्ट्रीम में कमेंट आता है कि ब्रदर ने तो बिल्कुल ठीक किया। मुस्कान सबको धन्यवाद करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है और देवेश के साथ उसके कार तक आ जाती है। देवेश उसे एक आईफोन पकड़ा देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे साथ इतने देर तक शॉपिंग की, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद और इसे थैंक यू गिफ्ट समझकर रख लो। मुस्कान उस आईफोन को ले लेती है और कहती है कि धन्यवाद इसके लिए। आज का दिन सच में मेरे लिए बड़ा दिन था। देवेश कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, जिस पर मुस्कान कहती है कि नहीं आप जाइए, मुझे अभी यहां थोड़ा काम है, गुड बाय। देवेश कहता है ठीक है, गुड बाय, और वहां से वो अपना कार लेकर निकल जाता है। और मुस्कान मन में सोचती है कि इतना अच्छा आदमी कोई कैसे हो सकता है, अमीर और जेंटल। काश ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड होता, मजा ही आ जाता। देवेश कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक पर आ जाता है और वो अंदर रिसेप्शन पर जाता है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की कहती है कि सर माफ कीजिए, आज ये लोगों के लिए बंद है क्योंकि पहले ही हमारे एक वीआईपी कस्टमर ने बुक कर लिया है। देवेश कहता है कि मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे मैनेजर से मिलने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मैनेजर को बताने में कि मैं देवेश राय आया हूँ। वो लड़की कहती है कि जरा 1 मिनट रुकिए सर, मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। तभी वहां कुछ लोग दरवाजा खोलते हुए आते हैं और उनका लीडर कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। इसका नाम डेविड बजाज था। डेविड चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हमने आज पहले ही कहा नहीं था कि ट्रैक एकदम साफ होना चाहिए, कैसे एक बाहरी व्यक्ति अंदर आ सकता है? आखिर कौन था ये डेविड बजाज? क्या देवेश और डेविड के बीच में दुश्मनी होगी या फिर दोस्ती? कहीं देवेश किसी मुसीबत में तो नहीं? आगे की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम नोवेल पर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और रिव्यू देना न भूले। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। अपना मुंह छुपाए। देवेश और श्वेता कार में बैठ जाते हैं। देवेश कार का एक्सीलेटर दबाता है जिससे कार आवाज करने लगती है और ऊपर के सभी लोग दोनों को नीचे देखने लगते हैं। देवेश वहां से 80 की स्पीड में कार भगाता है। कार उस रात में सड़क पर काफी तेज चल रही थी और श्वेता इन सब का मजा ले रही थी। कुछ देर बाद वो अपना सिर हिला रही थी, मानो कि कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो अंत में देवेश से पूछ ही पड़ती है कि देवेश, मैं तुम्हारे साथ काफी लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि तुम इतने अमीर हो। देवेश कहता है कि हाँ। वो अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर मैं दूसरे लोगों की तरह अपने अमीर होने का दिखावा नहीं करता जब तक कि जरूरत ना हो। और देवेश हंसने लगता है। तभी वहां सारा आ जाती है और कहती है कि मास्टर, आप तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, और आप अभी कुछ देर पहले ही कार को होटल से तेजी से भगाया ताकि लोग देखे। सारा की बातें सुनकर देवेश उसे चुप करा देता है। श्वेता कहती है कि क्या तुम्हारे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर वाली बात सच है जो कि तुमने कहा था? देवेश हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये सच है, मैं किसी को मूर्ख नहीं बना रहा था। और फिर फोन दिखाते हुए कहता है कि श्वेता, मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए क्या तुम ऑर्डर करना चाहोगी? श्वेता कहती है कि ठीक है, जब तुम कह ही रहे हो तो मैं कैसे सपोर्ट करने से पीछे रह सकती हूँ।
तभी देवेश के सिस्टम से मैसेज आता है कि पैसेंजर ने ऑर्डर तो कर दिया है लेकिन उनकी ब्यूटी रेटिंग 88 पॉइंट है, मिशन के लिए 90 पॉइंट की जरूरत होगी। देवेश मन में सोचने लगता है कि क्या सिस्टम सिर्फ 90 से ऊपर की रेटिंग वाले लोगों की ही गिनती करता है। श्वेता इतनी सुंदर है तो क्या तुम 2 पॉइंट और नहीं दे सकते थे? देवेश खुशी से बोल पड़ता है कि क्या बात है। इधर देवेश को ये सब हरकतें करते देख श्वेता को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। देवेश श्वेता के घर के सामने आ जाता है और कार रोक देता है। श्वेता कहती है कि देवेश, क्या तुम बात करने के लिए मेरे साथ घर में चलोगे? आज मेरे पति बिजनेस के लिए कहीं गए हैं। देवेश को तो कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि दरअसल आज मुझे थोड़ा काम है, क्यों ना तुम अपने पति का इंतजार करो, हम अगली बार बात करेंगे। श्वेता कार से उतर जाती है और उसे गुड बाय करती है और मन में सोचती है कि यह कुछ समझ नहीं पाया कि मैं क्या कहना चाह रही थी। देवेश अगली सुबह प्लेटिनम एरिया के सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाता है। क्या देवेश को विला मिलेगा या फिर नहीं? क्या यहां पर भी उसे फटीचे ही समझा जाएगा? आगे की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम नोवेल पर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। CH79 विली 9 विले। एक लड़की कुछ सामान ले जा रही थी, तभी वो देवेश को देखती है। देवेश, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? ये बोलने वाली कोई और नहीं, यही लड़की थी। इसका नाम जोया है, जो कि पहले देवेश के साथ ही एड डिपार्टमेंट में काम किया करती थी, लेकिन इसने बहुत पहले ही वो जॉब छोड़कर यहां काम करने लगी थी। देवेश हंसते हुए कहता है कि मैं यहां तुम्हारे मैनेजर से मिलने आया हूं और कुछ रियल स्टेट के कागजात लेने आया हूं। जोया देवेश को पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहती है कि देवेश, तुम यहां से चले जाओ। यहां एक सेट ही 20 करोड़ से ऊपर के होते हैं, कौन सा सेट तुम अफोर्ड कर सकते हो? तभी एक लड़की की आवाज आती है, तुम क्या कर रही हो? वो लड़की जोया को देवेश से दूर करती है। जोया कहती है, मैनेजर सोफिया। ये लड़की और कोई नहीं, यहां की मैनेजर सोफिया जॉन। सोफिया देवेश का हाथ पकड़कर कहती है कि आप मिस्टर देवेश राय हैं। आई एम राइट, मैं यहां की मैनेजर हूं। चलिए मैं आपको पहले आपका रूम दिखा देती हूं, या फिर पहले इस जगह की सारी डिटेल बताना चाहिए? जोया मैनेजर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैनेजर, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये मेरे पुराने ऑफिस का सहकर्मी था, ये यहां प्लेटिनम एरिया का हमारा एक विला भी नहीं ले सकता है। मैनेजर सोफिया जोया की बातें और हरकतों से गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो? जाओ HR डिपार्टमेंट में और अपनी सैलरी जाकर देखो और मुझे यहां दोबारा मत दिखाई देना। जोया कहती है कि मैं बकवास नहीं कर रही हूं, वास्तव में मैं इसे जानती हूं और मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूं। मैनेजर कहती है कि पागल इडियट, तुम कुछ नहीं जानती हो। मिस्टर देवेश ने प्लेटिनम एरिया के 9 विलों को खरीदा है और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारे साथ काम किया करते थे। सुन लिया, क्या तुम अब संतुष्ट हो? जाओ और अपना रिजाइनिंग लेटर लेकर निकल जाओ यहां से। मैनेजर सोफिया देवेश के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहती है, माफ कीजिएगा मिस्टर देवेश, ये एम्प्लॉय कुछ ज्यादा ही तनाव में है, इसके वजह से इसका मेंटल हेल्थ खराब हो गया है, तभी ये बहकी बहकी बात कर रही है। ये आपके लिए एक बुरा अनुभव रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूं। देवेश कहता है कि अरे कोई बात नहीं, आप क्यों माफी मांग रही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसे भूल जाइए, ऐसा समझिए ये कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे मेरे घरों के कागजात मुझे मिल सकते हैं क्या? मैनेजर सोफिया मन में सोचती है कि ये यंग मैन तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर दूसरे अमीरों की तरह घमंड नहीं है, और एक एम्प्लॉय को बुलाती है जो कुछ लिफाफे और कुछ चाबियां लेकर आता है। मैनेजर कहती है कि मिस्टर देवेश, ये रहे 9 विलों के कागजात और उनकी चाबियां, और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें कह सकते हैं। देवेश उन सभी कागजातों और चाबियों को लेकर कार में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। ये मैसेज श्वेता ने किया था, उसने उसमें लिखा था कि मैंने सुना कि मिस्टर रवि और उनके साथी दोनों को HR डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है। देवेश ये पढ़कर सोचता है कि ये नहीं हो सकता, मैंने तो उन्हें छोड़ दिया था, फिर भी वे दोनों निकाले गए, ये तो बहुत तेज हुआ यार। देवेश यामी को मैसेज करता है कि क्या तुमने मिस्टर रवि और उनके साथी को निकाला है? यामी मैसेज करती है कि ये न्यूज़ तो बहुत तेजी से फैल गई है। हाँ, मैंने ही उन दोनों को निकाला है। जब मैं उन दोनों से तुम्हारे निकाले जाने का कारण पूछा तो उनके पास कोई बढ़िया जवाब नहीं था, इसलिए उन्हें निकाल दिया। देवेश मैसेज करता है कि अब आगे का क्या प्लान है एड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के बारे में? यामी मैसेज करती है कि ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। देवेश मैसेज करता है कि नहीं, मैं अपने ड्राइवर के काम से बहुत खुश हूँ। मेरे हिसाब से तुम्हें नकुल शास्त्री को डायरेक्ट बना देना चाहिए।
यामी मैसेज करती है कि ठीक है, वैसे मेरी कार अभी तक ठीक होकर नहीं आई है, क्या तुम यहां आकर मुझे ऑफिस तक छोड़ दोगे? देवेश मैसेज करता है कि बिल्कुल मिस। ये टैक्सी ड्राइवर आपकी खिदमत में हाजिर है। तभी सारा देवेश के पास आकर रहती है कि मास्टर सिस्टम का नया टास्क आ गया है। अगर आप 5 स्टार रेटिंग पाते हैं तो आपको 2 लाख स्किल पॉइंट और आपका काम 25% और पूरा हो जाएगा। देवेश यामी के पास पहुंच जाता है और उसे कार में बैठा लेता है। यामी से कहता है कि 5 स्टार रिव्यू देना मत भूलन। यामी कहती है कि क्या तुम 5 स्टार रिव्यू चाहते हो? देवेश कहता है कि हाँ बिल्कुल चाहता हूं। यामी कहती है कि ऐसा क्या? ठीक है, क्यों ना मैं ऐसा करूं, 9 दंड बैठक के बदले में तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दे दूं, ठीक रहेगा ना? देवेश यामी के एकदम पास चला जाता है, जिसके कारण यामी की धड़कनें बढ़ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? देवेश कहता है कि मुझे 5 स्टार रिव्यू नहीं चाहिए, मुझे वो 9 दंड बैठक ही चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, उसके आगे ये 5 स्टार रिव्यू क्या है? देवेश ये सब यामी को सीट बेल्ट लगाते हुए कह रहा था। यामी के गाल लाल हो जाते हैं और कहती है कि ठरकी कहीं के। देवेश यामी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। देवेश यामी को उसके ऑफिस के बाहर छोड़ देता है। तभी वहां श्वेता आ जाती है और कहती है, मिस यामी। देवेश उसे देखकर यामी चौंक जाती है। देवेश श्वेता को हाय करते हुए कहता है कि मैं तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं तो मिस यामी को यहां छोड़ने आया था। श्वेता मन में सोचने लगती है कि ये दोनों इतना घबरा क्यों रहे हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी श्वेता के दिमाग की बत्ती जलती है और सोचती है कि इसमें कोई शक नहीं कि वे दोनों, रवि और उसका साथी, क्यों यहां से निकाले गए और मुझे बता भी नहीं रहे थे। अच्छा, तो देवेश प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर के साथ है, ऐसा लगता है कि यहां मेरे लिए कोई चांस नहीं है। श्वेता को सोचते देख यामी कहती है कि काम का समय हो गया है, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। श्वेता कहती है कि हाँ मिस यामी। दोनों चले जाते हैं। तभी देवेश का फोन डिंग करता है। देवेश फोन देखता है, उसमें उसे 5 स्टार रिव्यू मिला था और वो कहता है कि ये लड़की बोलने में तीखी है लेकिन अच्छी है। क्या सच में देवेश और यामी का चक्कर चल रहा है, या फिर ये सब एक गलतफहमी है? आगे की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम नोवेल पर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। चलिए मिलते हैं। CH8 एंकर का बॉयफ्रेंड। देवेश के फोन पर एक ऑर्डर आता है वसंत हाउस पर आने के लिए। देवेश उसे गूगल मैप पर चेक करता है। वसंत हाउस चलो ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है मैं यह ऑर्डर ले लेता हूं। वो ऑर्डर ले लेता है। तभी उसे ऑर्डर करने वाला कॉल कर देता है। देवेश कॉल उठाता है तो उसमें से एक लड़की की आवाज आती है, हेलो, क्या आप टैक्सी ड्राइवर हो? आपकी उम्र कितनी है, क्या मैं जान सकती हूं? देवेश कहता है, मैं अभी 25 का हुआ हूं। वो लड़की कहती है, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर दीजिए, इसके बदले 5 स्टार रिव्यू आपको दूंगी, ये कैसा रहेगा? देवेश कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, डील पक्की। देवेश बसंत हाउस पर पहुंच जाता है, जो कि एक बड़ी बिल्डिंग थी। देवेश अंदर बिल्डिंग में जाता है। लड़की ने उसे जो रूम नंबर बताया था, वो जाकर उसे नॉक करता है। वो लड़की दरवाजा खोलती है। देवेश कहता है कि मैं आ गया। वो लड़की देवेश के चेहरे को देखकर सोचने लगती है कि ये टैक्सी ड्राइवर तो बहुत हैंडसम है, ये तो मेरे साथ काम करने वाले लड़कों से तो बहुत अच्छा है। इस लड़की का नाम मुस्कान अग्रवाल है, जो कि एक एंकर है जो यूट्यूब और दूसरे मीडिया चैनलों पर लाइव स्ट्रीम करती है। मुस्कान देवेश का हाथ पकड़ते हुए अंदर लाती है। वहां एक अधेड़ उम्र की महिला उसे देखकर कहती है कि क्या तुम मुस्कान के बॉयफ्रेंड हो? देवेश कहता है, हाँ, नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम देवेश राय है। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी हंसते हुए कहता है कि बेटा, तुम तो बहुत अच्छे दिखाते हो। जब मैं भी जवान हुआ करता था तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाता था। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो? ये दोनों और कोई नहीं, मुस्कान की माता पिता थे। देवेश उन्हें मुस्कुराते हुए बताता है कि मैं टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूं। ये सुनकर मुस्कान के माता पिता चौंक जाते हैं और कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर। मुस्कान देवेश को पीछे करते हुए कहती है कि मम्मी और पापा, दरअसल इस समय टैक्सी ड्राइवर का काम खोलना भी काफी प्रॉफिटेबल है। इसने ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। मुस्कान के पिता कहते हैं कि क्या बिजनेस करने वाला है? क्या तुम्हें नहीं पता कि भारत में आधे से ज्यादा स्टार्टअप तो कर्ज में है? बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। मैंने तो सोचा था कि तुम कोई स्टेबल सरकारी नौकरी वाले हो। मुस्कान बात बदलते हुए कहती है कि अरे मम्मी पापा, क्या आप दोनों अपने दोस्त की पार्टी में नहीं जा रहे हैं? मुस्कान के पिता कहते हैं, वैसे टाइम तो हो गया है। मुस्कान कहती है कि मैं उससे कह देती हूं कि आप दोनों को वहां छोड़ दें
और मैं उसके साथ वहीं से शॉपिंग के लिए मॉल में चली जाऊंगी। देवेश सिर खुजलाते मुस्कुराते हुए बोला, माफ कीजिएगा, आज जो मैं कार चला रहा हूं उसमें केवल 2 लोगों के लिए ही सीट है। अंकल और आंटी, आप दोनों को कोई दूसरी कार मंगानी होगी। मुस्कान के माता पिता का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वे सोचते हैं कि क्या ये कोई सनकी है, और मुस्कान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सभी बिल्डिंग से निकलकर बाहर देवेश के पीछे पीछे पार्किंग में जाने लगते हैं। मुस्कान के पिता गुस्से में कहते जा रहे थे कि इस लड़की को यही लड़का प्यार में गिरने के लिए मिला था। अभी तक टैक्सी ड्राइवर था, अब मोटरसाइकिल ड्राइवर है, वो भी इसका बॉयफ्रेंड। मुस्कान की मां भी गुस्से में कहती है कि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सब हम पर हंसते हंसते ही मर जाएंगे। इन दोनों के गुस्से वाली टोन में बातें करते देख मुस्कान बेचारी के तो डर और घबराहट से पसीने छूट रहे थे और वो इन सब से एकदम पीछे चल रही थी। देवेश आगे आगे चला जा रहा था, इन लोगों की बातें तो सुन ही नहीं रहा था। जब पार्किंग में पहुंच जाता है तो अपनी चाबी निकालता है और उसका बटन प्रेस करता है तो वहां खड़ी चमचमाती ब्लैक जैग्यूर एफ कार का दरवाजा खुल जाता है और देवेश उसमें जाकर बैठ जाता है। ये सब देख कर के तीनों का मुंह तो खोला हुए रह जाता है और वे सिर्फ बस कार को देखते ही रह जाते हैं। उसके पिता कहते कि ये तो बहुत महंगी कार है। मुस्कान भी खुशी से उछलते हुए कहती है कि क्या ये तुम्हारी कार है? देवेश सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरी ही कार है और आओ यहां बैठो। मुस्कान के माता पिता उसे धक्का देकर कहते हैं, हाँ हाँ जल्दी जाओ, तुम्हें देवेश को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए, हम लोग दूसरी कार से चले जाएंगे, तुम जाओ और अच्छे से शॉपिंग करना। मुस्कान कहती है ठीक है और कार में बैठ जाती है। देवेश मुस्कान से पूछता है, और बताइए मिस, कौन से मॉल में तुम जाना चाहती हो? मुस्कान कहती है कि DLF मॉल में। ये कार तो ऑसम है, आज से पहले मैं कभी इतने महंगे कार में नहीं बैठी। मुस्कान देवेश की तरफ एक क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है कि मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, क्या आप मानोगे? मैं एक महिला एंकर हूं, क्या मैं तुम्हारे कार में कुछ देर के लिए लाइव स्ट्रीम कर सकती हूं? देवेश भी मुस्कुराता हुआ कहता है कि कर सकती हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे 5 स्टार रिव्यू देना होगा। मुस्कान तुरंत अपना फोन निकालकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है और कहती है, हेलो गाइज, पता करो कि मैं कहां हूं। कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, अरे तुम तो एक स्पोर्ट कार में हो। मुस्कान फोन के कैमरे से कार का बाहरी लुक भी दिखने लगती है और भी कमेंट आना शुरू हो जाता है, अरे यार ये तो जैग्यूर F100 करोड़ वाली स्पोर्ट कार है। उनमें से एक कमेंट आता है कि मुस्कान, जरूर तुमने एक हैंडसम ड्राइवर और ये कार रेंट पर लिया होगा ताकि तुम अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सको। वैसे तुमने कितना पैसा खर्च किया या फिर इसके लिए तुमने अपने आप को ही बेच डाला? मुस्कान ये कमेंट पढ़कर तुरंत रिप्लाई देती है कि बेवकूफों जैसी बात मत करो, मैं उसे तरह की लड़की नहीं हूं जो ये सब करती हो। ये श्रीमान है जो कि टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं और ये उन्हीं की कार है। मुस्कान मन में सोचती है कि अगर ये ऐसा आदमी होता तो मैं यहां इसके साथ आती ही नहीं, लेकिन ये वैसे नहीं है। वे दोनों उसके स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां के लिए मुस्कान ने ऑर्डर किया था। वो वहीं उतर जाती है और जाते हुए उसे फोन दिखाते हुए कहती है, मैंने 5 स्टार रिव्यू दे दिया है, शुक्रिया हैंडसम मैन। आशा करती हूं कि अगली बार फिर मिलेंगे। तभी देवेश के पास सारा आ जाती है जो उसके ऊपर ही बैठ जाती है और खुश होकर कहती है, बधाई हो मास्टर, आपने एक और 5 स्टार रिव्यू का टास्क पूरा किया है। इसके लिए 2 लाख पॉइंट और रिवॉर्ड के रूप में कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक और मास्टर ड्राइविंग स्किल दिया जाता है। कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक और मास्टर ड्राइविंग स्किल दिया जाता है। देवेश कहता है कि कबीर रेसिंग ट्रैक और मास्टर ड्राइविंग स्किल बहुत बढ़िया। देवेश बाहर मुस्कान को देखते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम ऐसे किसी को यहां जानती हो? मुझे अपना फोन बदलना था। मुस्कान कहती है कि हाँ जानती हूं, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं। क्या देवेश का कोई नया सिर दर्द तो इंतजार नहीं कर रहा है? आगे की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट FM नोवेल पर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और रिव्यू देना न भूले। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। CH9 फोन शॉपिंग। फोन की शॉपिंग। मुस्कान देवेश को नोएडा के एक बड़े आईफोन की दुकान के सामने ले आती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। मुस्कान अपना लाइव स्ट्रीम जारी रखी हुई थी। देवेश मुस्कान से कहता है कि मुझे मैक्सिमम मेमोरी वाला फोन चुनने में मदद करो। मुस्कान थोड़ा घबराते हुए कहती है कि देवेश, क्या तुम सच में यहां फोन देखना चाहते हो? ऑनलाइन इससे कई गुना सस्ती मिल जाएगी। देवेश मुस्कान के गालों को टच करते हुए कहता है कि अरे हां, मैं सच में यहीं से फोन लेना चाहता हूं। ऑनलाइन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं से लूंगा।
देवेश के मुस्कान के गालों को छूने से मुस्कान के गालों और कानों दोनों का ही रंग लाल हो जाते हैं और वो शर्माते हुए कहती है ठीक है। मन में सोचने लगती है कि ये अचानक से मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई। अरे नहीं, शायद आज तक मुझे किसी लड़के ने इस तरह से टच नहीं किया है इसलिए। वहां उन दोनों के पास एक आदमी एक बॉक्स लिए आता है और कहता है कि हेलो सर, क्या आप दूसरा फोन कवर लेना पसंद करेंगे? आपको ये खरीदने के लिए 10,000 रू से ज्यादा की जरूरत होगी। इसे लगाने के बाद अगर आपका फोन गिर जाता है तो भी उस पर एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। देवेश अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला, मुझे फोन पर कवर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे मुझे अजीब सा महसूस होता है। वो सेल्समैन कहता है कि आप सही कह रहे हैं, क्या आप ये फेवरेट डिजाइन नहीं लेना चाहते हैं? सेल्समैन कई रंग बिरंगे फोन कवर दिखाते हुए कह रहा था। सेल्समैन की ये चिपकू वाली हरकतों से गुस्सा होकर देवेश कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं फोन कवर चाहता हूं? मेरा इरादा इतना है कि मैं कुछ और फोन खरीदना चाहता हूं, ताकि अगर मेरा कोई फोन टूट जाए तो मैं उसे नए वाले से बदल सकूं, समझे कुछ की नहीं? मुझे सभी कलरों के 5-5 फोन पैक करके दे दो। ये सुनकर तो मुस्कान और उस सेल्समैन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। सेल्समैन कहता है कि सर टोटल 20 फोन होते हैं, क्या आप श्योर हैं? देवेश उसे हाथ दिखाते हुए बोला कि और हाँ, वो वाली पीसी भी उसके साथ पैक कर देना। मुस्कान देवेश के इस एटीट्यूड को देखकर कहती है कि क्या धमाल मचाया है यार, वाओ, मैं तो इसकी फैन हो गई। और वो जैसे ही अपने लाइव स्ट्रीम को देखती हैं, उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो कहती है कि अरे बाप रे, इतनी जल्दी 5 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलैरिटी, ये तो पहले से 5 गुना ज्यादा है। और मन में सोचती है कि ये एकदम सच है कि पैसों का दिखावा करना लाइव स्ट्रीम में पॉपुलैरिटी बढ़ाने का सही तरीका है। मुस्कान की लाइव स्ट्रीम में भर भर के कमेंट और गिफ्ट आए जा रहे थे। देवेश सब सामान लेकर बाहर आने लगता है, तब मुस्कान कहती है कि देवेश, क्या तुम कुछ और नहीं खरीदना चाहते? जिस पर देवेश अपना फोन निकलता है और कुछ सोचता है, फिर कहता है कि मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूं। मुस्कान देवेश को बगल के एक वॉच सेंटर में लाती है, जहां वो अब भी लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वॉच सेंटर में एक सेल्स गर्ल आती है और कहती है कि सिस्टर प्रिया, नए ग्राहक आ गए हैं, हमें जाना चाहिए। प्रिया कहती है कि वेलकम करने के लिए। ये तो समय की बर्बादी होगी, क्या तुम देख नहीं रही हो कि वो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है? ऐसा लगता है कि ये लोग नकली पैसों का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस लड़के को देखो जिसने ओरिजिनल ब्रांड की सस्ती कॉपी पहने हुए है। क्या लगता है ये कुछ ले भी पाएंगे? वो सेल्स गर्ल कहती है, लेकिन अगर वो लाइव स्ट्रीम कर रही है तो इससे हमारा ही फायदा होगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी। प्रिया कहती है कि तुम सोच तो सही रही हो, लेकिन यहाँ सुपर रिच लोगों के अलावा सभी को इग्नोर करना चाहिए। ये एवरेज लाइव स्ट्रीम करने वालों की औकात से बाहर है खरीदना। प्रिया की बातें सुनकर वो सेल्स गर्ल कहती है कि आप सही कह रही हैं, वाह सिस्टर, आप तो एकदम प्रोफेशनल है लोगों का पहचान करने में। इधर उन दोनों से थोड़े दूर ये दोनों देवेश और मुस्कान, जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके बारे में क्या बातें चल रही हैं, ये दोनों तो घड़ी देखने में लगे थे। मुस्कान घड़ियों को देखती, कोई 2 लाख तो कोई 3.5 लाख तो कोई 5 लाख की, ऐसे ही सब थी। वो सोचने लगती है कि इन अमीरों की बात ही अलग है, इनमें से एक भी घड़ी को लेने के लिए पूरा पेमेंट करना होगा। देवेश वहां पर खड़ी प्रिया से कहता है, मिस, क्या ये घड़ी आप मुझे दिखा सकती हैं? प्रिया कहती है कि माफ कीजिएगा, इस घड़ी को देखने के लिए पहले आपको पेमेंट करना होगा। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान सोचने लगती है कि ये कैसे, अरे लोग बिना देखे उसे कैसे खरीदेंगे। तभी वहां दरवाजे से एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है जिसके बाल काले थे। उसने अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए कलर किया था और उसके साथ एक यंग लगभग 24 या 25 साल की लड़की हाथ में हाथ डाले हुए थी, जो कि उस आदमी से हाइट में काफी बड़ी थी। वो आदमी अंदर आते ही बोलता है, वेट्रेस। दोनों ही हंसते हुए अंदर वॉच टेबल के पास आ जाते हैं। प्रिया तुरंत उनके पास आते हुए कहती है कि मिस्टर राजूपाल, मिसेज राजूपाल, आप दोनों का स्वागत है। बड़े दिनों बाद आप दिखाई दिए, बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं? मिस्टर राजूपाल कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ को बर्थडे गिफ्ट में एक घड़ी देना है, तो क्या तुम मुझे दिखा दोगी? वो तुरंत जाती है और एक गोल्डन कलर की टाइटन घड़ी लाकर उन्हें दिखती है, जिसे देखकर मिस्टर राजूपाल की वाइफ यानी मिसेज राजूपाल तो खुशी के मारे उछल पड़ती है और कहती है कि वाओ, इस घड़ी को एक बार देखो, ये तो बहुत अच्छा है। क्या मैं सच में इसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में ले रही हूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मिस्टर राजूपाल भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मेरी जान, मैं इसे तुम्हें दूंगा, अब ले लो तुम। प्रिया भी हंसते हुए कहती है कि मिसेज राजूपाल, आपकी आंखें तो सच में काफी अच्छी है। ये इस साल की नई मॉडल की घड़ी है, ये अभी ज्यादा बाजार में आई भी नहीं है।
मुस्कान और देवेश दोनों ही उस सेल्स गर्ल प्रिया की दोगलेपन को देख रहे थे और लाइव स्ट्रीम पर भर भर के कमेंट आ रहा था कि क्या ही घटिया लड़की है। कोई कह रहा था कि ये तो बहुत क्रीपी है। ऐसे ही एक और कमेंट आया कि सिस्टर और ब्रदर आप दोनों को वहां से निकल जाना चाहिए। क्या देवेश वहां से बिना कुछ किए निकल जाएगा या फिर कोई तमाशा करेगा? आगे की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम नोवेल पर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। CH10 पाटेक फिलिप वॉच। देवेश से उस सेल्स गर्ल प्रिया का दोगलापन नहीं देखा गया। वो गुस्से में जाकर बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? हम सभी कस्टमर पर तुम्हें बराबर से ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम तो भेदभाव कर रही हो। प्रिया भी उसके तरफ एक रुखा सा चेहरा बनाकर कहती है कि माफ कीजिए, हम कस्टमर के लेवल के अनुसार ही उसे सेवा देते हैं। आशा करती हूं कि आप समझ गए होंगे। देवेश घूरते हुए कहता है कि हाँ, तुम लोग किताब के कंटेंट से नहीं उसके कवर से जज करते हो। कुत्ते की आंख लोगों के नीचे ही होती है। मुस्कान देवेश के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि देवेश, ये लग्जरी वॉच स्टोर सही नहीं है, आप गुस्सा मत होइए। प्रिया उन दोनों को तिरछी नजर से देखते हुए कहती है कि तुम दोनों घटिया एंकर, तुम दोनों के लिए यही अच्छा था कि मैंने अंदर आने दिया, नहीं तो तुम दोनों की औकात नहीं। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। उधर ये तमाशा मिस्टर राजूपाल उनकी पत्नी भी देख रही थी। उसकी पत्नी कहती है कि है पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले जाते हैं लोग हूं। देवेश एकदम गुस्से से तमतमा जाता है। उसे गुस्से में देख मुस्कान तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है और कहती है कि इस बारे में भूल जाइए। चलिए हम चलते हैं, यहां से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों दूसरी स्टोर पर चलेंगे। मुस्कान देवेश को बगल के ही दूसरे लग्जरी वॉच स्टोर में लाती है। दोनों अंदर जाते हैं तो वहां एक सेल्स गर्ल आती है जो उन दोनों का बड़े गर्म जोशी के साथ वेलकम करती है और कहती है कि नमस्ते सर और मैडम, यहां पर कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूं। देवेश मुस्कान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस जगह के बारे में अच्छे से नहीं जानता और ना ही घड़ियों के मॉडल के बारे में जानता हूं। क्यों ना तुम मुझे कोई घड़ी का मॉडल रिकमेंड करो। मुस्कान देवेश की बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि मिस्टर राय, मुझे भी घड़ियों के मॉडल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, रुकिए मैं अपने व्यूअर से रिकमेंड करने के लिए कहती हूं। फिर दोनों ही लाइव कमेंट को देखने लगते हैं। देवेश के मुस्कान के इतना पास आने से मुस्कान की धड़कनें फिर से तेज हो जाती है और उसके गाल भी लाल होने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि देवेश उसे अपने बाहों में भरकर उसे किस किए जा रहा है। उसने तुरंत अपने आप को चींटी काटी और सिर हिलाते हुए सोचती है कि ये मैं क्या सोच रही हूं। उसने एक लंबी सांस ली, अपने को शांत किया और लाइव स्ट्रीम को देखने लगी। उनमें कई लोग कई घड़ी और उनके मॉडल को बता रहे थे। तभी उनमें से एक ने एक फोटो भेजे जिसे देखकर सभी व्यूअर उसी घड़ी पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल को रिकमेंड करने लगे। देवेश धीरे से कुछ सोचते हुए बोला, पाटेक फिलिप सन मून 6 मॉडल अच्छा है। इधर वो सेल्स गर्ल जब देवेश के मुंह से उस घड़ी का नाम सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मन में सोचती है कि क्या ये एंकर उस घड़ी के बारे में बात करने का साहस कर रहे हैं। देवेश उस लाइव को देखते हुए कुछ सोच रहा था, जिसे सोचते देख मुस्कान कहती है कि मिस्टर राय, आप गुस्सा मत होइएगा, ये लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं, चाहे जो कमेंट कर देते हैं कहिए तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दूं। देवेश कहता है कि अरे कोई नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे ऐसे ही चलने दो। देवेश मुस्कुराते हुए उस सेल्स गर्ल से बोलता है कि क्या आप पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल दिखा सकती है। देवेश को वही डिमांड करते देख मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो ये सोच रही थी कि ये घड़ी शायद लग्जरी ना होकर एवरेज ही हो, लेकिन इसका उल्टा वो घड़ी कुछ ज्यादा ही लग्जरी निकली। देवेश की बातों को सुन वहां पूरे वॉच स्टोर में शांति छा जाती है और वहां के मैनेजर और स्टाफ मेंबर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सेल्स गर्ल चौंकते हुए कहती है कि क्या कहा आपने सर? आप पाटेक फिलिप की सन मून 6 मॉडल वॉच खरीदना चाहते हैं? देवेश उन्हें अपना सुप्रीम क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहता है कि क्या ये संभव नहीं है। मैनेजर और सभी स्टाफ मेंबर देवेश के पीछे मधुमक्खी की तरह छा जाते हैं और कहते हैं कि अरे सर बिल्कुल पॉसिबल है, हम दे सकते हैं। वॉच स्टोर का मैनेजर कहता है कि लेकिन सर ये घड़ी यहाँ इस स्टोर में नहीं है और हमें इसे स्विट्जरलैंड से मंगाने की जरूरत है। जब ये घड़ी वहां से आएगी तो मैं खुद पर्सनली आपके घर तक डिलीवर करूंगा। पहले तो देवेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर कुछ समझ आया तो वो शांत हो गया। मुस्कान उस मैनेजर से बोल पड़ती है कि आपका इतना बड़ा स्टोर है तो फिर वो आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया? जिस पर वो मैनेजर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मिस, दरअसल बात यह है कि इस दुनिया में इस मॉडल की घड़ी केवल 10 ही है और सभी स्विट्जरलैंड में ही है। जब कोई इसे ऑर्डर करता है तो वो वहां से उसे डिलीवर कर देते हैं।
इसलिए ये घड़ी हमारे स्टोर में नहीं है। मुस्कान मैनेजर की बातों को सुनकर कहती है, ओ अच्छा, मैं समझ गई। देवेश उन्हें 5 करोड़ का पेमेंट उसी वक्त कर देता है। उसे पेमेंट पूरा करते देख वहां सभी लोग और चौंक जाते हैं। आमतौर पर लोग महंगी घड़ी खरीदते हैं तो केवल कुछ ही पैसे पे करते हैं और बाकी का घड़ी के मिलने के बाद करते हैं। मैनेजर देवेश को वीवीआईपी कार्ड देता है और कहता है कि दोबारा जरूर से आइएगा सर। बाहर बगल के वॉच स्टोरों को जब इस बार में पता चलता है तो वे सब भागते हुए वहां आने लगते हैं। एक सेल्स गर्ल कहती है, अरे तुमने सुना क्या, किसी ने 5 करोड़ रू की वॉच खरीदी है। उन भागने वाले लोगों में प्रिया भी थी। वो कहती है कि इस स्टोर में, हाँ तो जरूर वो पाटेक फिलिप की सनमून 6th मॉडल रही होगी। क्या सच में वही है? उनमें से एक सेल्समैन ने कहा, अरे चलो चलो देखें कि वो आदमी है कितना अमीर। सभी लोग बाहर स्टोर के खड़े होकर देवेश और मुस्कान को देखने लगते हैं। एक लड़की कहती है कि वाओ, ये तो बहुत हैंडसम है और यंग है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता है। उसके बगल का लड़का उसके सिर पर मारते हुए कहता है कि दिन में सपने मत देखो। तभी प्रिया जब उन दोनों को देखती है तो उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया था कि उसमें एक क्रिकेट की बाल आ सकती थी और कहती है कि क्या ये दोनों, ये नहीं हो सकता है। देवेश और मुस्कान बाहर आ जाते हैं और मुस्कान अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। प्रिया सभी को हटाते हुए उन दोनों के पास आती है और कहती है कि सर, हमारे पास भी हमारे स्टोर में बहुत सारे नए मॉडल की वॉच है, क्यों ना आप हमारे स्टोर में आए। देवेश उससे डरावना चेहरा बनाते हुए कहता है कि जरूरत नहीं है, मेरे जैसे गरीब को आपके लेवल की सर्विस की। ये कहकर देवेश मुस्कान को लेकर चला जाता है। प्रिया चिल्लाते ही रह जाती है कि सर मत जाइए, मैं गलत थी। प्रिया वहीं बैठ जाती है और रोते हुए ही अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि मैंने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया, मैंने इतना बड़ा कमीशन गवा दिया। इधर मुस्कान के लाइव स्ट्रीम में कमेंट आता है कि ब्रदर ने तो बिल्कुल ठीक किया। मुस्कान सबको धन्यवाद करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है और देवेश के साथ उसके कार तक आ जाती है। देवेश उसे एक आईफोन पकड़ा देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे साथ इतने देर तक शॉपिंग की, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद और इसे थैंक यू गिफ्ट समझकर रख लो। मुस्कान उस आईफोन को ले लेती है और कहती है कि धन्यवाद इसके लिए, आज का दिन सच में मेरे लिए बड़ा दिन था। देवेश कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, जिस पर मुस्कान कहती है कि नहीं आप जाइए, मुझे अभी यहां थोड़ा काम है, गुड बाय। देवेश कहता है ठीक है, गुड बाय, और वहां से वो अपना कार लेकर निकल जाता है। और मुस्कान मन में सोचती है कि इतना अच्छा आदमी कोई कैसे हो सकता है, अमीर और जेंटल। काश ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड होता, मजा ही आ जाता। देवेश कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक पर आ जाता है और वो अंदर रिसेप्शन पर जाता है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की कहती है कि सर माफ कीजिए, आज ये लोगों के लिए बंद है क्योंकि पहले ही हमारे एक वीआईपी कस्टमर ने बुक कर लिया है। देवेश कहता है कि मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे मैनेजर से मिलने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मैनेजर को बताने में कि मैं देवेश राय आया हूँ। वो लड़की कहती है कि जरा 1 मिनट रुकिए सर, मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। तभी वहां कुछ लोग दरवाजा खोलते हुए आते हैं और उनका लीडर कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। इसका नाम डेविड बजाज था। डेविड चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हमने आज पहले ही कहा नहीं था कि ट्रैक एकदम साफ होना चाहिए, कैसे एक बाहरी व्यक्ति अंदर आ सकता है। आखिर कौन था ये डेविड बजाज? क्या देवेश और डेविड के बीच में दुश्मनी होगी या फिर दोस्ती? कहीं देवेश किसी मुसीबत में तो नहीं? आगे की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम नोवेल पर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और रिव्यू देना न भूले। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।